हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के मंच पे आपका स्वागत है। आज हम अपनी जो नई कॉन्सेप्चुअल सीरीज़ है उसका नया टॉपिक लेके आए हैं जो आरएस के एग्ज़ाम के लिए और बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है G20। ये दो कॉन्टेक्स्ट में अभी न्यूज़ में रहा है। एक तो इसका 17वां जो ईयरली सम्मेलन है बाली इंडोनेशिया में, वो अभी हाल ही में हुआ है नवंबर में ही। और दूसरा है कि दिसंबर से और एक साल के लिए इंडिया है वो इसकी प्रेसिडेंसी ले लेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी ये न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो ये G20 है, इसका 17वां सम्मेलन कौन सा 70th जो सम्मेलन है वो बाली में, जो कहाँ पे है इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, वहाँ ये अभी हुआ है और उसकी थीम क्या है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। तो इस थीम के अंदर ही इस G20 का महत्व है छुपा हुआ है। G20 जो डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस का एक समूह है, उसके अंदर लगभग 80 to 85% जो ग्लोबल जीडीपी है वो उसका हिस्सा है। लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है विश्व की वो इसका हिस्सा है और लगभग 75% के अराउंड जो ग्लोबल ट्रेड है वो इसका हिस्सा है। तो अगर G20 के जो मेंबर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, वो एक साथ रहेंगे, तो पूरा विश्व है वो स्ट्रॉन्गर रहेगा। तो ये इसकी थीम है। ठीक है, यहाँ पे बाली डिक्लेरेशन, बाली डिक्लेरेशन भी न्यूज़ में रहा है। तो सीधा एग्जाम में यही पूछ लेंगे कि बाली डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम आज के इस वीडियो के अंदर G20 की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया के लिए G20 का क्या रिलेवेंस है और 2022 का जो समिट हुआ है उसके क्या आउटकम्स रहे हैं, ये सब हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलो देखते हैं कि G20 है क्या। ये कॉन्टेक्स्ट हमने देख ही लिया कि जो 70th G20 हेड ऑफ द स्टेट्स है उसका समिट हुआ है अभी नवंबर में ही, कहाँ पे, इंडोनेशिया बाली के अंदर। ठीक है, दूसरा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इंडिया है वो G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो दिसंबर 2022 से एक साल के लिए ले लेगा। ठीक है, और इसका एक और कॉन्टेक्स्ट है कि इंडिया ने अभी G20 के लिए अगली जो साल के लिए प्रेसिडेंसी लिया है उसके लिए इंडिया ने लोगो जारी किया है। ठीक है, इस लोगो की दो खास बातें हैं। एक तो इसके अंदर लोटस है जो कि इंडिया का नेशनल फ्लावर है, साथ में ही लोटस है वो होप को, आशा को दर्शाता है, साथ में ही हमारी जो इंटेलेक्ट है उसको भी दर्शाता है। ठीक है, साथ में ही इसके अंदर वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया का जो नारा है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरे विश्व को हम परिवार के रूप में मानते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, इसके लिए भी ये न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो G20 है क्या, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, मतलब इसकी कोई ट्रीटी नहीं है, कोई चार्टर इसका साइन नहीं हुआ है। ठीक है, 19 कंट्रीज़ का और यूरोपियन यूनियन का, 19 इसमें देश हैं जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, और साथ में यूरोपियन यूनियन भी है। साथ में ही जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, G20 की जेनेसिस की बात करें तो 1999 में ये एक फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और जो हर कंट्री के जो बैंक्स होते हैं, जो जैसे इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक है, तो उनके जो गवर्नर होते हैं उनके मीटिंग के रूप में स्टार्ट हुआ था 1999 में। क्यों हुआ था स्टार्ट, क्योंकि 90s के दशक के अंदर जो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, उनके अंदर रिसेशन आ गया था। ठीक है, और उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो पूरे विश्व भर में देखा गया था। ठीक है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए G20 का फॉर्मेशन हुआ था, कब, 1999 में। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे और जो बैंक्स के गवर्नर होते थे वही मीट किया करते थे। ठीक है, इस टाइम पे कोई फॉर्मल ईयरली समिट नहीं होता था। ठीक है, इसकी एम भी कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी एम क्या है, तो एम क्या है, टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, वही हम बात कर रहे थे कि इसको फॉर्म ही इसी मकसद से किया गया था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो रहे, आगे विश्व के अंदर कोई ऐसी रिसेशन जैसी कंडीशन ना आए। ठीक है, ये हमने देख लिया था कि अराउंड 80 to 85% ग्लोबल जीडीपी, 75% के अराउंड ग्लोबल जो ट्रेड है वो G20 मेंबर्स का है, साथ में ही 2/3 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो भी G20 मेंबर्स की है। ठीक है, G20 मेंबर्स की बात करें तो
G7 जो मेंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ 7 जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनकी हम बात करें, यूएसए है, यूके है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा। इसमें अगर रशिया को मिला देंगे तो G8 हो जाएगा। और G20 के लिए इसमें जो अफ्रीका है और एशिया है उनसे कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी, जैसे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, EU है, यूरोपियन यूनियन, इंडिया है, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। ये कंट्रीज़ मिला के G20 को फॉर्म करते हैं। एक तो ये तरीका है G20 के मेंबर्स को याद करने का, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इवन यूपीएससी में भी पूछा हुआ है एग्जाम, सीधा क्वेश्चन की विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20, तो सीधा पूछ लेते हैं। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम इसको मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। जैसे मैप के थ्रू देखें तो यहाँ से कनाडा, यूएस, मेक्सिको, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अफ्रीका में सिर्फ साउथ अफ्रीका, एशिया के अंदर देख लें तो रशिया, चाइना, इंडिया, सऊदी अरब, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के अंदर देखें तो यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली और टर्की, और साथ में EU यूरोपियन यूनियन है। ये सारे मिला के G20 को फॉर्म करते हैं। तो एक ये तरीका है, आपको जो भी मेथड सूटेबल लगे अपने हिसाब से वैसे याद कर लीजिए मेंबर्स को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कई बार एग्जाम में जैसे RS मेंस में पूछ लेते हैं कि भाई G20 के ऑब्जेक्टिव्स लिखिए 2 नंबर में या 5 नंबर में, तो ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं। क्योंकि जब से ये स्टार्ट हुआ था तब इसके ऑब्जेक्टिव ये थे, और साथ में जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया और ग्लोबल क्राइसिस आने लगे तो उसके हिसाब से इसमें और भी ऑब्जेक्टिव इंक्लूड कर लिए गए। जैसे पॉलिसी कोऑर्डिनेशन किस में, मेंबर कंट्रीज में, किसके लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसको बनाया किसके लिए गया था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे वर्ल्ड में। दूसरा, जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ताकि आगे कोई क्राइसिस जैसी सिचुएशन ना आए। तीसरा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, मतलब ऐसा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा आर्किटेक्चर तैयार करो कि स्टेबिलिटी भी बनी रहे और कोई क्राइसिस जैसी कंडीशंस भी ना आए। साथ ही साथ में क्या हुआ, ये तो है ही इसके मेन ऑब्जेक्टिव, साथ में ही जैसे अभी रिसेंट में देखें तो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उभर के आ रहा है, इन्वायरमेंट का मुद्दा है, टेररिज्म का है, तो ये अलग अलग मुद्दे भी इसमें इंक्लूड कर लिए गए, जैसे ट्रेड का, क्लाइमेट चेंज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, एनर्जी का, इन्वायरमेंट का, ठीक है, एंटी करप्शन का, क्लाइमेट चेंज ये फिर से आ गया। तो ये सारे मुद्दे भी इसके ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड कर लिए गए। ठीक है, अब देखते हैं कि G20 वर्क कैसे करता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ना कोई चार्टर है ना कोई इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो हर साल मेंबर कंट्रीज़ के बीच में रोटेट होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं जो RS मेंस के एग्जाम में सीधी भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि एक तो होता है ट्रायोका, ट्रायोका क्या है, और एक शेरपाज। ठीक है, तो पहले ट्रायोका का देख लेते हैं। ट्रायोका है, इसका मतलब होता है कि 3 कंट्रीज से मिलके बना होता है। एक तो जिस कंट्री में जिस साल ये सबमिट हो रहा है वो कंट्री, एक जिस कंट्री में पिछले साल ये सबमिट हुआ है वो कंट्री, एक अगली साल कौन सी कंट्री में होगा वो कंट्री। इन तीनों को मिला के ये ट्रायोका बनता है। जैसे इस साल की बात करें तो 2022 में इंडोनेशिया में हो रहा है, पिछली साल कहाँ हुआ था, इटली में 2021 में, और अगली बार कहाँ होगा 2023 में इंडिया में। तो ये तीनों मिला के क्या फॉर्म करते हैं, ट्रायोका, G20 का ट्रायोका। ठीक है, दूसरी बात करें शेरपा की, तो G20 के फंक्शनिंग के अंदर 2 ट्रैक होते हैं, एक तो शेरपा ट्रैक, दूसरा है फाइनेंस ट्रैक। शेरपा ट्रैक वो होता है कि हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट होता है उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव G20 के एजेंडा है, उसकी फंक्शनिंग है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरा फाइनेंस ट्रैक, फाइनेंस ट्रैक के अंदर होता है कि जो वित्त मंत्री होते हैं या जैसे RBI का गवर्नर है, बाकी कंट्रीज़ के गवर्नर्स जो होते हैं वो मिलके फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ये 2 अलग अलग इसके ट्रैक हैं। ठीक है, जिसमें शेरपा कौन से होंगे, जो पर्सनल इमेजरीज हैं लीडर के, यानी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये क्या क्या करते हैं, ओवरसी नेगोशिएशन ऑफ द कोर्स ऑफ द ईयर, डिस्कस एजेंडा आइटम्स फॉर द समिट, कि जो समिट होने वाला है उसमें क्या क्या एजेंडा रहेगा, कोऑर्डिनेटिंग द सब्सटेंटिव वर्क ऑफ G20, कि G20 में क्या क्या काम होंगे। ठीक है,
ये हमने देख ही लिया कि 2 ट्रैक हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक, ठीक है। और पहला समिट है 2008 से वाशिंगटन डीसी के अंदर। चूंकि ये 1999 में शुरू हो गया था, लेकिन इसको जो फॉर्मलाइज रेगुलर जो इसके समिट होना स्टार्ट है वो 2008 से 2007-8 का जो रिसेशन वाला हुआ था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद से इसके रेगुलर समिट होना स्टार्ट हो गए। G20 की सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहला तो सिग्निफिकेंस ये हो जाता है कि G20 ग्रुप के अंदर जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो लगभग हमने देखा था कि 80 to 85% है ग्लोबल जीडीपी है, 70 to 75% ट्रेड है, 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो ये कितना वास्ट रिप्रेजेंटेशन है पूरे वर्ल्ड की बात करें, ठीक है। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन के मामले में इसका सिग्निफिकेंस है। दूसरी हम बात करें कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जैसे 2007-8 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको G20 मेंबर्स ने अच्छे से टैकल किया है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। तीसरा क्या है कि मेंबर कंट्रीज हैं वो भी आपस में जो बाइलेटरल और ट्राइलेटरल मीटिंग्स होती हैं, है ना, G20 समिट के साथ साथ में वो भी अपने बाइलेटरल और ट्राइलेटरल जो मीटिंग्स होती हैं वो भी साथ में हो सकती हैं। तीसरा क्या है, जैसे कि हाल ही कोविड-19 की बात करें तो जैसे भी कोई भी क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है, कोविड-19 की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या किया, एक तो जो गरीब कंट्रीज़ को जो डेब्ट दे रखा था उसको थोड़ा सस्पेंड कर दिया कि भाई अभी क्राइसिस का टाइम है, बाद में पे कर देना। दूसरा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिलीफ के लिए भी पे करें, ठीक है। आगे और क्या क्या किया है, मेंबर्स ने एक प्लेस भी ली है कि 70% जो वैक्सीनेशन है वर्ल्ड पॉपुलेशन को 2022 के मिड तक वैक्सीनेट कर देंगे, ठीक है। तो इस मामले में हम देखते हैं, और साथ में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के मामले में भी G20 का बहुत सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और आज के टाइम पे हम देखें कि सिग्निफिकेंस तो ठीक है, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या है G20 के पास, ठीक है। इतना बड़ा ग्रुप है लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? पहला तो यही है कि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है G20 का, मतलब ना कोई इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। एजेंडा भी चेंज होता रहता है ईयर टू ईयर, ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ इफेक्टिव पावर, ठीक है। मतलब इसके अंदर अगर कोई भी एजेंडा रखा जाता है, उसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं तो वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, तो ये एक इसका चैलेंज है। दूसरा, इसके अंदर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उनके डिसीजन भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ये इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग ऑफ स्मॉल कंट्रीज। तीसरा, जैसे हाल ही में देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है अभी तक, उसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन नहीं ले पाया है कि भाई कैसे इसको कंट्रोल करें। और साथ में देख रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म खूब बढ़ रहा है, ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन का उल्टा है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर है कि भाई एक दूसरे से कनेक्ट होकर रहना, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म के अंदर कि जैसे कि एग्जांपल दूं तो कि इंडिया इटसेल्फ, अमेरिका फर्स्ट, ऐसी जो पॉलिसीज हैं वो प्रोटेक्शनिज्म के अंदर आ जाती हैं। जैसे अलग अलग ग्रुप हैं, G7 है, G20, ठीक है, ब्रिक्स है, इन सब से हटके अपनी कंट्रीज के थ्रू ही G0 होना चाहते हैं सब, ठीक है। तो एक ये चैलेंज है इसके सामने। दूसरा क्या चैलेंज है, और एक्सक्लूसिविटी ऑफ मेंबरशिप। जैसे अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को छोड़ के और बाकी किसी का कंट्री का रिप्रेजेंटेशन नहीं इसमें, ठीक है। और क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं कि इसमें जो मेंबर नेशंस हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, जैसे कि US चाइना है, उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है ये ट्रेड के ऊपर, उसको अभी तक कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं निकला है। US रशिया का न्यूक्लियर वेपन्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है अभी तक, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है G20 के सामने, ठीक है। और बात करें तो कि कोई भी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है इसका, ठीक है। मतलब वही अपन ने देखा था कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है इसकी जो डिक्लेरेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस G20 के सामने हैं अभी भी, ठीक है। इंडिया की बात करें कि इंडिया और G20 में क्या इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया ने अभी तक क्या क्या किया है। तो एक तो ये है कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, जो इंडिया को अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस देता है G20 के अंदर, ठीक है। और क्या क्या प्रपोजल्स किए हैं, जैसे पास में कोई भी समिट हुआ है G20 के, तो उसमें क्या क्या प्रपोजल्स दिए हैं। जैसे इंडिया है वो टेररिज्म के बहुत सख्त खिलाफ है, तो इंटरनेशनल एक्शन ऑन टेररिज्म ये G20 का ही आउटकम है जो इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया था। और जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, ठीक है, उनके साथ कैसे डील करना है, ये भी इंडिया ने प्रपोज किया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है,
टैक्सेशन को लेके बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ये जो फ्रेमवर्क है ये इंडिया ने ही प्रपोज किया था और ये G20 का ही आउटकम है। BEPS का मतलब होता है कि जैसे कोई भी कंट्री है, कोई भी कंपनी है, तो वो टैक्स बचाने के लिए यहाँ से दूसरी कंट्री के अंदर अपना जो बिजनेस है वो शिफ्ट कर लेती है, तो वहाँ पे लो टैक्स रेट रहती हैं, ठीक है, तो यहाँ से टैक्स से बच जाते हो। ये BEPS फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो ये इंडिया और G20 से रिलेटेड है। अब हम देखें कि जो 2022 का जो बाली के अंदर जो समिट हुआ है उसके क्या क्या आउटकम्स हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा तो ये है कि जो रशिया का जो अग्रेशन है, रशिया जो यूक्रेन वॉर चल रही है अभी, उसके अंदर रशिया के एग्रेशन को सभी देशों ने, सभी G20 के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कंडेम किया है, ठीक है। लेकिन साथ में एक और जो मुद्दा इसके अंदर आया वो ये है कि कंडेम तो किया है, लेकिन किसी भी देश के अंदर, मतलब G20 के जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स में एक मतता कहीं भी नहीं दिखी कि उसके खिलाफ ये एक्शन लेनी चाहिए, उसके खिलाफ ये सैंक्शंस लगाने चाहिए, ठीक है। कंडेम तो सभी देशों ने किया है, पहला आउटकम। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर फोकस, जैसे इन्फ्लेशन अभी पूरे लगभग सभी देशों के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है। वो क्यों चल रही है? जैसे US फेडरल रिजर्व है, उसने अभी इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ाई है अपनी, उस इंटरेस्ट रेट के बढ़ाने के कारण, स्पिल ओवर इफेक्ट के कारण लगभग सभी कंट्रीज़ के अंदर है वो रेट्स हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो महंगाई के ऊपर फोकस करना है। तीसरा, फूड सिक्योरिटी। अब ये भी वॉर का ही एक नतीजा है कि फूड सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं इसका दिक्कत आ रही है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो वीट की सप्लाई है, ठीक है, उसके सप्लाई चेन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज तो है ही, सभी कंट्रीज़ ने कहा है कि जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 के अंदर, ठीक है, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। साथ में ही जो 1.5 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, उससे ज़्यादा इंक्रीज ना हो पाए, तो उसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए, तो वो सब करना है। साथ में ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आज का युग देखें तो हम किसका है? डिजिटल युग ही है। हर फील्ड में देखें तो कहीं ना कहीं हम कंप्यूटर का, इंटरनेट का, मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना है, ठीक है। स्पेसिफिक फोकस किस पे रहेगा? वुमेन पे और वल्नरेबल ग्रुप पे, ठीक है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना, ठीक है, एक ये आउटकम था। नेक्स्ट आउटकम हेल्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड-19 ने हेल्थ के बारे में सबको ऐसे जागरूक कर दिया है कि भाई हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करना है, यूनिवर्सल जो है हेल्थ के बारे में जागरूक करना है लोगों को, ताकि अगर आगे कोई कोविड-19 जैसी सिचुएशन आए तो उसको अच्छे से हम हैंडल कर सकें, ठीक है। तो ये सारे इसके आउटकम्स हैं। और अभी 2023 की इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली गई है, तो अब देखते हैं क्या रहता है आगे, ठीक है। तो ये हमने G20 के बारे में पढ़ा आज। थैंक यू। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।